Good morning, students. This is the fourth part of social structure, stratification, and social process in society. Earlier, we have discussed about these two concepts, social structure and stratification, and we have discussed about the two other concepts of social process, which is conflict and cooperation. Today, we will discuss about the another form of social process, other way of social process, which is कंपटीशन. स्टूडेंट्स, आप हर जगह जब कंपटीशन देखते हैं, चाहे वो मार्क्स गेन करने को लेकर हो या फिर घर पर आप देखें थिंग्स को गेन करना, अक्यूमुलेट करना, मोर एंड मोर प्रॉपर्टी गेन करना, ईच एंड एवरी फील्ड में आपको कंपटीशन देखने को मिलता होगा कि कौन कौन सा मोबाइल लाया है, आपको भी वैसा लाना है, कौन कौन सी कार लाया है, किसके कितने मार्क्स आए हैं, किसकी ड्रेस कैसी है, ईच एंड एवरीथिंग को लेकर आप कॉम्पीट करते हैं या फिर आपने देखा होगा. तो ये चीज़ देख के लगता है दैट कंपटीशन इज यूनिवर्सल एंड इट इज नेचुरल आल्सो. कंपटीशन यूनिवर्सल है का मतलब क्या है कि कंपटीशन ईच एंड एवरी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस में ही कंपटीशन की फीलिंग ज़्यादा रहती है और अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस या फिर यूरोपियंस के नेचर में कहीं पर भी कंपटीशन नहीं रहता है. वहाँ पे कंपटीशन का जो लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. और कंपटीशन ह्यूमन नेचर में भी रहता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही कॉम्पीट करते हैं, आपके पेरेंट्स भी कॉम्पीट करते हैं, आपके टीचर्स कॉम्पीट करते हैं और आप जिसको भी सोसाइटी में देखते हो सारे मेंबर सोसाइटी के कॉम्पीट करते हैं. बट यस, उनके कंपटीशन का लेवल जो होगा किसी का कम होगा और किसी का ज़्यादा होगा, किसी का बहुत ज़्यादा हो सकता है. द लेवल मे बी वेरी और डिफरेंट बट द कंपटीशन विल बी देयर. ये सुन के लगता है कि ऐसी कोई सोसाइटी भी हो सकती है क्या कि जहाँ कंपटीशन नहीं हो. आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ दैट इज कंपटीशन लेस सोसाइटी पॉसिबल और नॉट. यस और नो में आपको मेंशन करना है. आपके जो भी थॉट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, even though competition is universal and natural as well, यूनिवर्सल भी है और ह्यूमन बींग्स के नेचर का भी एक पार्ट है कंपटीशन. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है. एक स्टोरी दे रखी है स्टूडेंट्स आपके बुक में जो कि बहुत अच्छी लगती है मुझे. तो स्टोरी वैसे रियल नहीं है, ये फिक्शनल है. स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक टीचर होते हैं अफ्रीकन कंट्री के. वो टीचर हैं. अब ये टीचर अपने स्टूडेंट्स को एक टास्क देते हैं. दीज आर ऑल द डिसाइपल्स स्टूडेंट्स. ठीक है, ये अपने डिसाइपल्स अपने स्टूडेंट्स को एक टास्क देते हैं और टास्क में ये इनको कुछ एक इनके सामने ये प्राइजेस भी रखते हैं कि जो भी विनर होगा उसको कुछ मिलेगा. उसको एक चॉकलेट मिल सकती है या फिर कुछ भी मिल सकता है. जैसे ही स्टूडेंट्स ने टीचर की ये बात सुनी कि टीचर कोई ऐसी एक्टिविटी करवाना चाहते हैं जिसमें एक विनर रहेगा और रेस्ट ऑफ जो हैं वो लूज़र रहेंगे, उस कंडीशन में स्टूडेंट्स ने उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया. स्टूडेंट्स ने टीचर को रिप्लाई किया कि वो ऐसी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिसमें उनके कंपेनियंस, उनके क्लासमेट्स जो हैं वो लूज़र की कंडीशन में भी रहें. दे वांटेड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग. और कंपटीशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. कंपटीशन में एक विनर होगा और एक लूज़र भी हो सकता है और मोर देन वन विनर एंड लूज़र भी हो सकते हैं. ये स्टोरी ये बताती है कि इवन दो कंपटीशन इज यूनिवर्सल एंड नेचुरल एज वेल बट कंपटीशन लेस सोसाइटीज आर पॉसिबल. ओके, ये कंपटीशन लेस सोसाइटी भी पॉसिबल है जो कि आपकी ये स्टोरी प्रूव करती है. क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है कई बार अच्छे भी हमारे थॉट्स होते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि
हमको कुछ मिले और दूसरे वहाँ पे लूज़र की कंडीशन में रहें। हम लोग तो सबका साथ और सबका विकास की बात करने में यकीन रखते हैं। अब स्टूडेंट्स, कंपटीशन के कुछ नॉर्म्स हैं, है ना। कंपटीशन के नॉर्म्स जो हैं उसके बारे में देखें तो इमाइल दरखाइम और कार्ल मार्क्स दोनों के ही सेपरेट और डिफरेंट थॉट्स हैं। इमाइल दरखाइम और मानते हैं कि इंडिविजुअलिज्म की वजह से कंपटीशन और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जबकि कार्ल मार्क्स के बारे में देखें तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म की वजह से कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। अब इंडिविजुअलिज्म एंड कैपिटलिज्म क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ें। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है जहाँ पर कहीं पर भी किसी भी इंसान के मन में ये थॉट हो, आई, मी, माय, माइन। ओके, आई, मी, माय एंड माइन। अगर किसी के भी मन में ये थॉट्स हैं तो आप इन थॉट्स को कहेंगे इंडिविजुअलिस्ट थॉट्स। जहाँ पे आप कहाँ सेंट्रलाइज्ड हैं, वो इंसान पर्टिकुलरली अपने ऊपर ही सेंट्रलाइज्ड है। वो सबका साथ और सबका विकास में ट्रस्ट नहीं करता है। ये रहता है इंडिविजुअलिज्म। अब आते हैं कैपिटलिज्म पर। स्टूडेंट्स, कैपिटलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड कंपटीशन एज वेल। अब ये फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं उसके बारे में देखें। कैपिटलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमी और अ मीन ऑफ प्रोडक्शन एज वेल। ठीक है, अपन इसको अगर अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमी माने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इकोनॉमी का ही एक फॉर्म है कैपिटलिज्म। ठीक है, अब कैपिटलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले कैपिटलिज्म के बारे में माना जाता है कि ये आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। क्यों एफिशिएंसी इंक्रीज करता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, अब जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा तो आप वो कंपटीशन फाइट करने के लिए स्ट्रगल करेंगे। देखो, अगर कंपटीशन का लेवल इतना सी है तो आप उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए आपका स्ट्रगल भी इतना रहेगा। अगर कंपटीशन का लेवल इतना है तो आप भी कंपटीशन फाइट करने के लिए इस लेवल की तैयारी करेंगे। अगर कंपटीशन का लेवल इतना ज़्यादा है जो कि कैपिटलिज्म में रहता है तो आप भी उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए आपकी प्रिपरेशन भी इतनी होगी, और जब आपकी प्रिपरेशन इतनी होगी तो आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। यहाँ आपकी एफिशिएंसी 1 है हाइपोथेटिकली, यहाँ आपकी एफिशिएंसी 3 है, और यहाँ आपकी एफिशिएंसी हाइपोथेटिकली अगर अपन माने तो 10 जा रही है। इस वजह से माना जाता है कि कैपिटलिज्म उसके वर्कर्स की, जो भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहता है, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है और मोर एंड मोर बेनिफिट्स गेन करने के लिए मोटिवेट करता है। देयर आर सम बेसिक अजम्पशंस मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो आप इसको। देयर आर बेसिक अजम्पशंस ऑफ कैपिटलिज्म। क्या क्या है ब्रीफली देख लेते हैं। कैपिटलिज्म, सबसे पहली अजम्पशन कैपिटलिज्म की है एक्सपांशन ऑफ ट्रेड। एक्सपांशन ऑफ ट्रेड, एक्सपांशन ऑफ ट्रेड में होता क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस इंक्रीज करेंगे। अब बिजनेस इंक्रीज करेंगे का मतलब क्या है? देखो, देयर आर 2 मीनिंग्स। एक तो ये है कि आप मोर एंड मोर प्रोड्यूस करें, मोर एंड मोर और ज़्यादा। पहले आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, फिर 100 पे आ जाओ, फिर 1000 पे आ जाओ आप, फिर 10,000 पे, फिर 1 लाख पर डे यूनिट्स पे आ जाओ। मोर एंड मोर आप आपका प्रोडक्शन इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, तो ये कैपिटलिज्म में काउंट होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक कैपिटलिज्म में काउंट होगी। सेकंड, अगर अपन देखें इसका मतलब एक्सपांशन ऑफ ट्रेड का मतलब होता है पहले आप सिर्फ एक काम करते थे, जस्ट 1 डायमेंशन, लेकिन धीरे धीरे करके आप अपना ट्रेड और बिजनेस जो है इंक्रीज और एक्सपांड करते जाते हैं।
जैसे कि आपको मालूम होगा पहले रिलायंस जो थी उसके सिर्फ जो बेसिक फ़ोन्स होते हैं, है ना, बेसिक फ़ोन जो घर पे रहते थे हमारे, पहले रिलायंस के सिर्फ बेसिक फ़ोन रहा करते थे। लेटर ऑन रिलायंस ने मोबाइल इंट्रोड्यूस किया। लेटर ऑन रिलायंस ने एक सिम कार्ड इंट्रोड्यूस किया जो कि उसी मोबाइल में आता था। लेटर ऑन रिलायंस ने अपने पेट्रोल पंप चलाए। फिर रिलायंस ने अपना जियो निकाला। फिर रिलायंस ने अपनी कुछ कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट कर दी, है ना। आप भीलवाड़ा में आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ मुंबई वगैरह आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिलायंस के कुछ, जैसे अपने यहाँ शारदा, एवरग्रीन और इस तरह की जो एनक्लेव्स होते हैं, कॉलोनीज़ होती है, बिल्डिंग होती हैं, है ना, वैसे देखने को मिलेंगी। तो फिर रिलायंस ने कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी, बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी फॉर द सेलिंग पर्पस। एक बिल्डर बन गया रिलायंस। फिर रिलायंस कंपनी ने अपने कुछ मार्केट्स खोल दिए, मार्ट, रिलायंस मार्केट, रिलायंस मार्ट। आप देख रहे हैं ये कैसी चेन बन रही है। सबसे पहले रिलायंस सिर्फ बेसिक फ़ोन बनाती थी, फिर मोबाइल पर आई, फिर सिम कार्ड पर आई, फिर रिलायंस के पेट्रोल पंप खुले, फिर रिलायंस का जियो आया, फिर रिलायंस एक बिल्डर बना। रिलायंस अब एक मार्ट भी बन रहा है जिसमें आप जो डेली यूज़ की, जो आपकी बेसिक कंजप्शन की चीज़ें हैं वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ये पूरा चेन जब क्रिएट हो रहा है तो इसको भी आप कैपिटलिज्म में काउंट करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कैपिटलिज्म की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और फर्स्ट अजम्पशन विच इज एक्सपांशन ऑफ ट्रेड। एक्सपांशन ऑफ ट्रेड। अनदर पॉइंट इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, मोर एंड मोर डिवीजन होता है। स्टूडेंट्स, अब डिवीजन ऑफ लेबर क्यों होता है? ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। बड़ा रीज़न ये है कि जब डिवीज़न ऑफ लेबर होगा तो एक इंसान एक सर्टेन एक काम करेगा, और क्योंकि वो सालों साल वही एक काम करता आता है तो एक टाइम के बाद उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज होती हैं, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन पर, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो रही है। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। हाइपोथेटिकली रजनी एक शू मेकर कंपनी में वर्कर है, शू मेकर कंपनी में, ठीक है, एडिडास मान लो आप। अब वो एडिडास में मेरा काम जो है, रजनी का जो वर्क है, डिवीजन ऑफ लेबर है, सबकी वर्क, सबकी जॉब डिवाइडेड है। एक का काम रहेगा शूज को असेंबल करना, शू के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं, लेस वगैरह लगाना, उसको असेंबल करना। दूसरे का काम उसकी पैकिंग करना होता है। तीसरे का काम पैकिंग इन द सेंस कि वो जो एक पॉली बैग में डाल के देते हैं। थर्ड का उसमें उसको बॉक्स लगाना। फोर्थ का काम रहेगा उसको ट्रांसपोर्ट करना। फिफ्थ का काम रहेगा कि उसको होलसेलर के पास ले जाना है। सिक्स्थ का काम रहेगा उसको रिटेलर के पास ले जाना है। सबके ये जॉब्स, मैंने तो बहुत कम डिवीजन ऑफ लेबर आपको बताया है, लेकिन एक एग्जांपल आपके सामने है कि कैसे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अब जब डिवीजन ऑफ लेबर है, हाइपोथेटिकली मान के चले कि रजनी एक शू मेकर कंपनी की वर्कर है और वहां पे मेरा जो जॉब है दैट इज टू जो जो शूज हैं उनको बॉक्स में डालना है, ठीक है। शूज को बॉक्स में डालने की ड्यूटी मेरी है, वो जॉब मेरा है। अब इनिशियली जब मैं काम पे गई थी तब मैं एक दिन में 100 शूज को बॉक्स में डालती थी, लेकिन क्योंकि मेरा तो काम ही ये बॉक्स में डालना रह गया, उसको धीरे धीरे करके वो 110 तक पहुंची मैं। फिर मैं अराउंड 120 तक पहुंची, और एक टाइम ऐसा भी आया जब मैं एक दिन में 500 शूज को बॉक्स में डालने लगी। तो इससे एक तो मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, है ना, और इसके साथ ही प्रोडक्ट पर भी उसका असर पड़ा, और जो डिलीवरी लेट होनी थी वो डिलीवरी अब जल्दी और जल्दी होने लगेगी। ये है डिवीजन ऑफ लेबर का प्रोडक्ट पर इम्पैक्ट। अनदर पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स, ये कैसे आता है? जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक काम आज आपको मिला है,
कमिंग 20 ईयर्स तक आपको वही काम करना है, स्पेशलाइजेशन तो आपका हो ही जाएगा। एंड फाइनली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, आप इसमें मास लेवल पर मोर एंड मोर प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सबके पास आपके यहाँ तो स्पेशलाइजेशन हो रखा है, इस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी वैसे ही इंक्रीज। स्टूडेंट्स, कंपटीशन ये इंश्योर करता है कि टिक वही पाएगा, सर्वाइव वही करेगा जो कि एफिशिएंट होगा। आप लोगों ने डार्विन पढ़े होंगे, हर्बर्ट स्पेंसर पढ़े होंगे। हर्बर्ट स्पेंसर का जो प्रिंसिपल था दैट वाज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब यही है कि जो फिट रहेगा, एफिशिएंट रहेगा, वही सर्वाइव कर पाएगा, वही टिक पाएगा। और अगर कोई एफिशिएंट नहीं है, फिट नहीं है, तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में आपको फिट रहना पड़ता है। फिट रहना इन द सेंस, जैसी आपकी सोसाइटी है, आपको उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही अपने आप को चेंज करना होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, सोसाइटी की डिमांड्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा, एक टाइम पर पार्ले जी बहुत फेमस रहा करता था, है ना? पार्ले जी बहुत फेमस रहा करता था, ये पार्ले जी बिस्किट। लेकिन आज की डेट में बच्चों में ये पार्ले जी, आज की जो हमारी न्यू जनरेशन है, उनमें ये पार्ले जी इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। इतना ज़्यादा फेमस, या फिर कहूँ कि बिल्कुल भी फेमस नहीं है। उनको दूसरे बिस्किट्स चाहिए, उनको बर्बन चाहिए और अदर टाइप के जो बिस्किट है, क्रीम वाले बिस्किट या फिर दूसरे और फ्लेवर्ड बिस्किट्स उनको चाहिए। पार्ले जी आज इतना फेमस नहीं है और उसकी इनकम भी कहीं ना कहीं पहले के कंपैरिजन में अपन देखें तो डिक्रीज हुई है इन वैल्यू। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारी आज की जनरेशन की डिमांड है, उनको फ्लेवर्ड बिस्किट चाहिए, उनको क्रीम वाला बिस्किट चाहिए और उनको दूसरे टाइप के बिस्किट्स चाहिए। लेकिन पार्ले जी ने क्या किया? पार्ले जी ने जो सोसाइटी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज नहीं किया, एक्सेप्ट इट्स कवर। जो पार्ले जी का बिस्किट का कवर है, उस बिस्किट के कवर के अलावा पार्ले जी ने और कुछ चेंज नहीं किया। बाकी वो सेम ही उसका टेस्ट आज भी है, क्योंकि पार्ले जी ने सोसाइटी की जो डिमांड्स थी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं किया। दैट इज़ वाई पार्ले जी आज इतना ज़्यादा हमारी आज की जनरेशन में फेमस नहीं है। अगर पार्ले जी को आज भी सर्वाइव करना है हमारी सोसाइटी में और फेमस होना है, तो उसको आज की जनरेशन की जो डिमांड है फ्लेवर्ड और क्रीम वाले बिस्किट्स की, तो उस डिमांड्स को फुलफिल करना होगा। तब जाके तो आप लोग भी पार्ले जी को अगेन कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आप भी पार्ले जी कंज्यूम करते होंगे। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि कंपटीशन ये अश्योर करता है कि कौन मार्केट में, कौन सोसाइटी में, या फिर कौन चल पाएगा, कौन सर्वाइव कर पाएगा। तो सर्वाइव वही कर पाएगा जो फिट होगा। फिट किस टर्म में फिट होगा? तो फिट होने का मतलब है कि वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू सोसाइटी चेंज कर पाएगा। एक्चुअली स्टूडेंट्स, बचपन से आप लोगों को भी ये चीज़ बताई ही जाती है कि अच्छा, अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए तो आपको मोर एंड मोर मार्क्स गेन करने होंगे। ठीक है, मान लो आपको जेएनयू में एडमिशन चाहिए, जेएनयू, ठीक है, यहाँ एडमिशन चाहिए, डीयू में एडमिशन आपको चाहिए, तो डीयू की डिमांड जो होती है नॉलेज की और मार्क्स की, वो भी हाई रहती हैं। डीयू की डिमांड है 99 पॉइंट समथिंग परसेंट, आप उसको मीट कर पाए नहीं और आपके मार्क्स आए 70% ही, मान लो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिमांड हाई है और आप उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हो। कई बच्चे जो हैं अभी तैयारी कर रहे होंगे नीट की, लेकिन उनको अपना सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा होगा, क्योंकि नीट की डिमांड है इतनी। आप कहाँ तक पहुँचे? यहाँ तक।
आप इक्वालिटी नहीं क्रिएट कर पाए, ये जो स्पेस रह गया ना, ये इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है। और कंपटीशन जो है वो वही जीत पाएंगे जो कि यहाँ तक पहुँचेंगे। यही कंपटीशन की बात है। वो कंपटीशन यही कहता है दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्टूडेंट्स, अमेरिका के बारे में बहुत सुनते होंगे इन दिनों, तो अमेरिका बहुत ज़्यादा न्यूज़ और लाइफ में भी है। माना जाता है कि अमेरिका आज की डेट में इतना ज़्यादा डेवलप्ड क्यों है, तो इसके पीछे कई लोग, कई इकोनॉमिस्ट एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट देते हैं, क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, उनके पास एक्सपोर्ट्स अवेलेबल हैं, उनके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है, और उनकी जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा चलता है, इसलिए कंटिन्यूस वहाँ पर रेगुलरली इम्प्रूवमेंट होता जाता है। और इसी इम्प्रूवमेंट, एफिशिएंसी, मोर एंड मोर प्रोडक्शन, इन सब बातों की वजह से अमेरिका आज की डेट में डेवलप्ड है। तो अमेरिका के डेवलपमेंट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो काउंट करवाया जाता है दैट इज़ कैपिटलिज्म। और माना भी यही जाता है कि कंपटीशन इज रिलेटेड विथ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी। अमेरिका में कंपटीशन का लेवल इतना है तो वहाँ की इकोनॉमी, उसका डेवलपमेंट भी इतना ज़्यादा है। इंडिया में कंपटीशन इतना है तो हमारा डेवलपमेंट भी इतना है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, एक आइडियोलॉजी ये मान के भी चलती है, एक आपको लग रहा होगा कंपटीशन करने में इसमें बुराई ही क्या है, कंपटीशन का लेवल बढ़ाओ, डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी बात को लेकर, बढ़ाओ कंपटीशन। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी कुछ इश्यूज़ हैं। सबसे बड़ा इशू यहाँ पर जो आता है वो ये है कि कंपटीशन जो है वो होना किन के बीच में चाहिए। ठीक है, कंपटीशन होना चाहिए बिटवीन द इक्वल्स के बीच में कंपटीशन होना चाहिए। तो एक हाई कंपटीशन वाली जो सोसाइटी होती है उसमें इक्वालिटी की रिक्वायरमेंट है कि सब बहुत ज़्यादा इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, जहाँ पर स्ट्राटिफिकेशन है, जहाँ पे सोसाइटी में किसी का स्टेटस इतना है, किसी का यहाँ पर है, कोई यहाँ पर तो कोई बिल्कुल यहाँ पे है, जहाँ पर सोसाइटी बिल्कुल ऐसे डिवाइडेड हो, उनके बीच में आप कंपटीशन नहीं करवा सकते हैं। ये अगेंस्ट एथिक्स है या अगेंस्ट मॉरल वैल्यूज़ है। ऐसा करना जस्टिस नहीं है, दिस इज अगेंस्ट जस्टिस। ये जस्ट नहीं होगा। क्यों जस्ट नहीं होगा? अब आप खुद कंपेयर करके देखो, जो सोसाइटी इस हिसाब से इनइक्वली डिवाइडेड हो, आप उनके बीच में कंपटीशन करवाएंगे तो जीतेगा कौन? पहले सबको मालूम है। देखो, इसके बीच में नंबर 1 और नंबर 4 के बीच में जब आप कंपटीशन करवा रहे, नंबर 4 का स्टेटस कहाँ है? बिल्कुल यहाँ पे है। इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है, तो जीतेगा कौन? ऑब्वियसली नंबर 1। आप नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में भी कंपटीशन करवा दें तो भी नंबर 3 जीतेगा। नंबर 4 तो किसी के साथ भी कॉम्पीट आप उसको करवाओ, वो तो हारेगा ही हमेशा, वो जीत सकता ही नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन फेयर है ही नहीं। दिस इज अनफेयर कंपटीशन। फेयर कंपटीशन क्या होगा? फेयर कंपटीशन में ये होगा कि मैं आपको एक बार वापस ड्रॉ करके बता देती हूँ फेयर कंपटीशन के बारे में। यस, फेयर कंपटीशन। फेयर कंपटीशन ये होगा कि नंबर 1 वाले जो भी हैं वो आपस में कंपटीशन करें। नंबर 1 वाले जितने भी मेंबर्स हैं, क्योंकि उन सब में इक्वालिटी होगी ना। आप भी नंबर 1 है, एक नेक्स्ट पर्सन आया वो भी नंबर 1 है, ये भी नंबर 1 वाला है, ये भी नंबर, तो ये नंबर 1 वाले जिन सब में इक्वालिटी है, आप इनमें तो कंपटीशन करवा सकते हैं। लेकिन आप नंबर 1 और नंबर 4 में कंपटीशन करवा तो देंगे, लेकिन ये कंपटीशन अनफेयर होगा। ठीक है,
दिस कंपटीशन विल बी नोन एज अनफेयर कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट पहले से डिक्लेयर्ड हो सकता है। एक आपसे छोटा सी सवाल मेरा है इस बात को समझने के लिए, एक डिसेबल पर्सन और उसेन बोल्ट, क्या दोनों के बीच में कंपटीशन हो सकता है? एक जगह तो आपको उसेन बोल्ट दिखेंगे और दूसरी ओर एक डिसेबल पर्सन आपको दिखेगा जिसके पास दोनों पैर भी नहीं है। क्या दोनों के बीच में कंपटीशन हो सकता है? हो सकता है, लेकिन क्या ये कंपटीशन फेयर होगा? नो, कंप्लीटली नो। यही रीज़न है कि कुछ लोग कहते हैं कि कंपटीशन तो उस सोसाइटी में इंक्रीज करें जहाँ पर इक्वालिटी हो, जहाँ पर इनइक्वालिटी हो वहाँ कंपटीशन हमको अडॉप्ट इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, द न्यू हेडिंग इज कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन। कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन के बीच में एक क्या रिलेशनशिप है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वापस कुछ एक थॉट्स में आ जाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट होता है, कॉपरेशन कब हम करते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट होता है? ये कॉन्फ्लिक्ट तब क्रिएट होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हों या फिर कम हों। लिमिटेड रिसोर्सेज या फिर लेस रिसोर्सेज, इस कंडीशन में कॉन्फ्लिक्ट होगा। लिमिटेड रिसोर्सेज और लेस रिसोर्सेज का मतलब क्या है एक बार ब्रीफली समझ लें। देखो स्टूडेंट्स, देयर वर 10 जॉब्स एंड 10 कैंडिडेट्स। 10 ही जॉब्स थी, पोस्ट थी और 10 ही कैंडिडेट थे। यहाँ पर जॉब लिख लेते हैं, यहाँ कैंडिडेट टेबुलाइज हो जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ क्योंकि इक्वल है, जितने कैंडिडेट हैं उतने ही रिसोर्स का मतलब कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए। यहाँ पर 10 जॉब्स हैं, क्या कोई कंपटीशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जितने जॉब्स हैं उतने ही कैंडिडेट्स हैं, सबकी इच्छा पूरी हो रही है, ये तो सबका साथ और सबका विकास हो गया। अब आगे बात करते हैं। जॉब्स अब भी 10 हैं। आजकल आपको देखने को मिलता होगा ही कि जॉब्स बहुत कम होती हैं और एप्लीकेंट्स, कैंडिडेट्स कितने हैं? कैंडिडेट्स अराउंड मान के चलें 1 लाख होते हैं इंडिया में। इतने कैंडिडेट्स तो ये कोई बड़ी बात ना माने आप इस चीज़ को। अराउंड 1 लाख कैंडिडेट्स हैं। क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट या फिर स्ट्रगल होगा, नहीं होगा? आप खुद मुझे बताइए। 10 पोस्ट्स के लिए कंपटीशन बहुत हायर लेवल का होने वाला है, क्योंकि पोस्ट तो लिमिटेड है और कैंडिडेट्स हैं ज़्यादा। इस कंडीशन में कॉन्फ्लिक्ट होगा और कंपटीशन भी होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जो फॉर्म ऑफ कंपटीशन है, फॉर्म ऑफ कंपटीशन वो वेरी कर सकता है। कुछ सोसाइटीज़ में ये कंपटीशन का फॉर्म, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट का फॉर्म कास्ट बेस्ड होता है, कहीं पर ये क्लास बेस्ड। कास्ट और क्लास में क्या डिफरेंस है? कास्ट आपकी सोशल स्टेटस बताती है, क्लास आपकी इकोनॉमिक स्टेटस बताती है। सोशल स्टेटस, दिस इज क्लास मीन्स योर इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये कास्ट बेस्ड हो सकता है, क्लास बेस्ड हो सकता है, ये ट्राइबल भी होता है कि ट्राइब और हम लोग जो कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी है इनके बीच में। जेंडर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और रिलीजन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स देखते ही होंगे आप लोग कि कैसे वेरियस रिलीजन्स जो हैं उनकी म्यूचुअल फाइट्स चलती रहती हैं। द फॉर्म ऑफ कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट में बी वेरी, लेकिन हाँ कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और कॉन्फ्लिक्ट में बात क्या होती है? बात सिर्फ इतनी सी होती है कि सब के सब जो भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं, चीज़ें हैं, सब खुद लेना चाहते हैं और इसके लिए तो कई बार वो कुछ मूवमेंट्स भी चला देते हैं अपनी डिमांड्स और अपने राइट्स पर क्लेम करने के लिए। जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि 2018 में, यस इन 2018 में आपने देखा होगा ST SC
कम्युनिटी ने नेशन वाइड बंद किया था, पूरा देश, पूरा भारत बंद करवाया था ST SC कम्युनिटी ने 2018 में 1 और 2 अप्रैल को। और ये नेशन वाइड था बंद। पहली बात तो सक्सेसफुल रहा ये बंद, और ये बंद कहीं कहीं वायलेंट भी था। अगर किसी ने इस बारे में नहीं पढ़ा, सुना, देखा है, किसी को इस बारे में याद नहीं है, तो एक मेरा टास्क, मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ कि आप इसको गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च करके देखें। पुराने न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़ चैनल्स जो हैं, उनकी क्लिप्स आप देखें उस दिन की। ये बहुत लैंडमार्क माना जाता है, जिसमें कि ST SC कम्युनिटी ने बता दिया था पूरी सोसाइटी को कि उनकी पावर क्या है। ये हुआ क्यों था? ये मूवमेंट हुआ इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ST SC अट्रॉसिटी एक्ट, ST SC प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी एक एक्ट बना हुआ है। डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट आपके लिए नहीं है, 12th क्लास में आएंगे तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। लेकिन इतना सी है कि इनके कुछ जो इंटरेस्ट थे, इनके कुछ जो राइट्स थे, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। अब इनके राइट्स और इनके क्लेम्स को जब सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, तो ये अपने राइट्स की डिमांड करने के लिए वापस सड़कों पर उतरे और उन्होंने मूवमेंट किया 2018 में। और ये मूवमेंट सक्सेसफुल भी रहा, वायलेंट रहा। इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की बात को छोड़ते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी के प्राइम मिनिस्टरशिप में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट झुकी ST SC कम्युनिटी के आगे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर था जो इनके राइट्स को ख़त्म करने वाला था, उसको रद्द कर दिया, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन हाँ, यहाँ ये बात भी ध्यान देने की है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे मूवमेंट्स नहीं होते हैं वहाँ पे कोई क्लैश नहीं होता है, ऐसा नहीं है ना। मूवमेंट होना क्लैश का एक सिंबल माना जाता है, बट absence ऑफ मूवमेंट इज नॉट अ सिंबल और नॉट अ साइन ऑफ absence ऑफ क्लैश। मूवमेंट है मतलब क्लैश है, श्योर 100%। लेकिन मूवमेंट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि क्लैश नहीं है। देयर मे बी क्लैश क्योंकि हर जगह रहता है, लेकिन हाँ, वो हर जगह सामने नहीं आ पाता है, वो बात और है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी कि मूवमेंट नहीं है लेकिन क्लैश है। हमारी सोसाइटी में इतनी कितनी लेडीज़ होंगी जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब वहाँ क्लैश तो है ना। हस्बैंड वाइफ को जब मारते हैं या फिर कोई दूसरी उनके साथ जो भी क्राइम करते हैं, तो क्लैश तो है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट तो है कि एक दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कुछ लेडीज़ उसके लिए मूवमेंट कर लेती हैं और कुछ लेडीज़ उसके लिए मूवमेंट नहीं करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लेडी मूवमेंट नहीं कर रही है उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। कई ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जिनके साथ गलत हो रहा है लेकिन वो मूवमेंट नहीं करती हैं। अमर्त्य सेन इसको लेकर कहते हैं। अमर्त्य सेन कौन थे वो आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में आ रहे हैं, सोशल स्टडीज़ आप पढ़ रहे हैं। अमर्त्य सेन कौन थे इतना सी आपको बताना है। वन लाइनर बता पाए तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें हु वॉज अमर्त्य, हु इज़ अमर्त्य सेन। अभी भी वो अमर्त्य सेन है, ही इज़ अलाइव, और कई बार उनकी स्टेटमेंट भी हमारी इकोनॉमी को लेकर आती रहती हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अमर्त्य सेन ने कहा है कि कई बार हम जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैश होते हैं उनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, अमर्त्य सेन ने एक और सजेशन ये दिया है कि जो क्लैशेस होते हैं हमारी सोसाइटी में, इन क्लैशेस को हमको एक डाइवर्टेड बिहेवियर के फॉर्म में देखना चाहिए। एक ऐसा बिहेवियर जो कि डाइवर्टेड हो। अब डाइवर्टेड बिहेवियर क्या है, एक बार ब्रीफली देख लो। ये आप माने दिस इज़ अ वे ऑफ नॉर्म्स। ठीक है, ये कुछ नॉर्म्स हैं, वे ऑफ नॉर्म्स हैं जो बताते हैं कि जो मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं उसको इन्हीं नॉर्म्स पे चल के बिहेव करना है। इन नॉर्म्स की जो ये वॉल्स हैं इनके बाहर नहीं निकलना है, और जो भी इन नॉर्म्स के बाहर निकलने की कोशिश करेगा
तो उसका बिहेवियर कहलाएगा डाइवर्टेड बिहेवियर, है ना। हाइपोथेटिकली हमारी सोसाइटी कुछ बात कहती है कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, और एक पर्सन उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता, वो सोसाइटी के सारी जो भी नॉर्म्स है, रीति रिवाज हैं, ये सारे नॉर्म्स क्या है, ये सारे नॉर्म्स रीति रिवाज हैं, इन सबको मानने से मना करता है, और वो इन नॉर्म्स के अगेंस्ट बिहेव करता है कि मैं नहीं मानता, और वो कई बार उसके अगेंस्ट भी बिहेव करता है। तो इस कंडीशन में उस पर्सन को सोसाइटी पनिश भी कर सकती है। देखो, हमारा लॉ पनिश नहीं करेगा उसको, लेकिन हाँ, हमारी सोसाइटी अगेंस्ट लॉ जाके भी उसको पनिश कर सकती है। खाप पंचायत में आपको सजेस्ट करूँगी, एक बार पढ़ के आप देखें कभी गूगल और यूट्यूब पर जाकर। ये जो वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस हैं, उनको माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी होती है, और एक स्ट्रेटजी के थ्रू ही इनकी पूरी की पूरी क्लैशेस के लिए स्ट्रेटजी बनती है, और एक स्ट्रेटजी के बाद ही ये मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इवन हाउस होल्ड भी अगर अपन देखें, घर की बात भी देखें कि क्या घर में भी इतने ज़्यादा क्लैश होते हैं, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि घर पे भी किस लेवल के क्लैशेस आपको अखबार में पढ़ने, सुनने, देखने को मिलेंगे। डाउरी को लेकर जो मर्डर्स होते हैं, पहली बात, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, लेडीज़ को घर पर पीटा जाता है, वायलेंस होती है, या फिर अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ये भी क्लैश एक तरह का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इवन ये क्लैश जो है आपको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे देखने को मिलेगा कि लोग सन चाइल्ड को प्रेफर करते हैं, और जो फीमेल है उसको प्रेफर नहीं करते हैं, पहली बात तो। और जो हमारे जो भी प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक फीमेल आफ्टर मैरिज, उसका प्रॉपर्टी पर राइट है अपने फादर और मदर की, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्टी लेने से मना कर देती है, क्योंकि उसको कई बार डर रहता है कि कहीं उसकी जो ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ है वो उससे बात करना ना छोड़ दें। दूसरी बात, तीसरी बात ये देखने को मिलेगी कि सरनेम जो फैमिली है उसको, उसका सक्सेसर कौन होता है, तो उसका सक्सेसर भी सन होता है। अब इन सारी बातों को लेकर कई बार हमारे पेरेंट्स जो हैं वो भी कॉपरेट करने लगते हैं। क्लैश तो है ये चीज़, जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ही आपको कुछ क्लैशेस देखने को मिलेंगे, और हमारे पेरेंट्स भी इवेंचुअली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मदर है वो चैलेंज करने का काम नहीं करती है इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट को। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, एक अर्निंग फादर हैं और एक हाउस मेकर लेडी हैं, मदर हैं, हाउस मेकर हैं, ठीक है। तो वो तो काम करती नहीं है, तो उनके पास पैसा भी नहीं आएगा। लेकिन ये जो हाउस मेकर लेडी है, ये यहाँ से घर खर्च के लिए मिलने वाले पैसे से थोड़ा थोड़ा पैसा वो सेव करती है, वो सेविंग करती है, ठीक है, सेव करती है। और इसी सेविंग के बेस पर वो कई लोगों को या तो फिर अपनी एफडी करवा लेगी, या फिर कुछ और कर लेगी, या फिर किसी को वो उधार दे देती है, वो पैसे ब्याज पर भी चला देती है। ऐसे करके वो इस प्रॉपर्टी को लेकर भी क्लैश देखने को मिलेगा कि कैसे, वैसे तो प्रॉपर्टी इन्हीं फादर के पास रहनी है, लेकिन ये मदर जो हैं वो भी अपने हस्बैंड से छुपा कर प्रॉपर्टी सेव करती हैं, और प्रॉपर्टी सेव करने के बाद या तो एफडी करवा देती हैं, किसी को उधार दे देती हैं। ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये जो तीनों कंसेप्ट पढ़े थे, ये तीनों के तीनों, ये वैसे तो नेचुरल हम लोगों ने देखा, नेचुरल हैं, यूनिवर्सल हैं, लेकिन ये सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं हम, इसलिए हमको नेचुरल और यूनिवर्सल नहीं मान के हमारा सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, देखो हम लोगों ने 2 कंसेप्ट पढ़े थे, एक तो कॉमन पर्सपेक्टिव है ना, और दूसरा सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो कॉमन पर्सपेक्टिव देखें तो वो तो कहता है दैट दीज ऑल थिंग्स आर नेचुरल एंड यूनिवर्सल, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ सोशोलॉजी। तो हमारे लिए इन सारी चीज़ों को कुछ अलग से देखना पड़ेगा। हमारे लिए सारी की सारी चीज़ें नेचुरल और यूनिवर्सल तो हैं ही, मना नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ सोशोलॉजी, इसलिए हम इन चीज़ों को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। और हमारा मानना है कि सारी की सारी चीज़ें, कंसेप्ट जो हैं,
वो सोशल डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं, सोसाइटी को चेंज करने के साथ जुड़ी हुई हैं. So students, this is the end of this chapter. If you have any query, doubt or problem, then you can contact to me directly. This is Rajni Gagwani signing off. Keep learning, stay at home.